Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 4 of class 12th sociology, and as per syllabus it is chapter number 11. So let us start. Change and development in rural society. समाज के अंदर परिवर्तन, जो ग्रामीण समाज है हमारा, उसके अंदर परिवर्तन कैसे है। देखो, जब भी मॉडर्नाइजेशन होती है अर्बन एरियाज में, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट रूरल एरियाज में भी पड़ता है। लोग रूरल एरियाज से माइग्रेट करके कहाँ जाते हैं? अर्बन एरियाज की तरफ। तो वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इंडिया इज बेसिकली अ रूरल सोसाइटी, क्योंकि 58.9% पॉपुलेशन आज भी कहाँ है हमारी, कि उसमें 60% के आसपास पॉपुलेशन कहाँ है? गांव के अंदर है। इट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ विलेज, और ये किस चीज की है धरती? गाँवों की धरती है। 6 लाख से ज्यादा गाँव है। ओवर इकोनॉमी रेस्ट ऑन 48.9% पीपल डायरेक्टली और 58.8% डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। खेती बाड़ी पे है, यानी प्राइमरी सेक्टर पे है। द फार्मर्स एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली एन ऑक्यूपेशन बट अ वे ऑफ लाइफ। और खेती एक ऑक्यूपेशन, पैसे कमाने का जरिया नहीं है, उससे भी बढ़कर है, एक जीवन जीने का तरीका है। दिस कंट्री हैज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और इस देश के अंदर क्या है? एकता है, ठीक है ना। और इतनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग जात धर्म के लोग हैं, पर फिर भी हम सब क्या हैं? एक हैं। डिफरेंट रीजन एंड स्टेट्स हैव डिफरेंट फीचर्स। अब हर राज्य या हर जगह के अपने फीचर्स है भारत में। जैसे राजस्थान इज वाइब्रेंट, फेमस फॉर कलर्ड क्लोथ्स, ठीक है ना, स्पाइसी फूड। पंजाब इज फेमस फॉर इट्स फर्टाइल लैंड। तो हर, और या फिर केरला इस पे फेमस फॉर इट्स स्पाइसीज, या फिर कर्नाटका फॉर इट्स आयरन, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे यहाँ क्या है? रीजनल वेरिएशन भी है। एक रीजन में कुछ होता है, दूसरे रीजन में कुछ होता है, क्योंकि देखो परसिपिटेशन पे सारी चीजें में वो रखती है निर्भर, कि एक एरिया का वातावरण या वहां की चीजें कैसी होंगी। एग्रीकल्चर लैंड इज द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स एंड फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल सोसाइटी। और एक गांव के मतलब ग्रामीण जीवन में एकमात्र जरिया क्या है पैसे कमाने का? एग्रीकल्चर लैंड। बट इट इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। गांव में एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा जमीन है, दूसरे व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। और रीजन, ठीक है, नो डज एवरीवन हैव एक्सेस टू लैंड। और कुछ लोग तो गांव में ऐसे भी होते हैं जिनके पास जमीन ही नहीं होती। तो वो चीज वेरिएशन है, गांव के अंदर भी अमीर गरीब वहां भी है। द टर्म एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर इज ऑफन यूज्ड टू रेफर टू द स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग। और एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर का मतलब ये होगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि लैंड होल्डिंग्स किसके पास कितनी है। जैसे जब हमारे यहाँ जमींदार था, तो उसके पास, जमींदार के पास ही लगभग मोस्ट ऑफ द लैंड का ओनर कौन होता था? जमींदार होता था। मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर आर डेली वेजेस। और आमतौर पे जो खेती में काम करने वाले लोग हैं वो दिहाड़ी मजदूर है। सुबह काम करते हैं, शाम को अपना पैसा लेते हैं। एंड डू नॉट हैव वर्क अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। अब काम तो खेती में साल भर अवेलेबल होता नहीं, क्योंकि सीजनल काम है। जब फसल बोनी होगी उस वक्त जरूरत पड़ेगी, या कटाई के वक्त, या बीच में दवाइयां छिड़कवाने के वक्त। तो परमानेंट काम तो है नहीं। दिस इज नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसी को ही क्या कहते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी भी हम कहते हैं। इसमें एग्रीकल्चर में ही होती है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी एग्रीकल्चर के अंदर ही होती है। अगर मतलब कि जब काम है तो उसको बुला लिया, और काम नहीं है तो जा भाई। Agrarian society therefore can be understood in terms of its class structure. In rural areas there is a complex relationship between caste and class. ठीक है, जो रूरल एरिया होते हैं उसमें क्या होता है? बेसिकली जो कास्ट बड़ी होती है या जनरल आती है, उनके पास ज्यादा लैंड होल्डिंग्स होती हैं। किसके कंपैरिजन में? जो लोअर कास्ट है। आप आज भी देख सकते हैं गांव के अंदर क्या है, जो अमीर लोग हैं वो अपर कास्ट के ही हैं लगभग, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या है? हाई है। In each region there are usually just 1 or 2 major land holding caste। और आमतौर पर एक या दो ही कास्ट होल्ड, मतलब कि हर रीजन में एक या दो ही कास्ट होती हैं जिनके पास सारा जमीन होल्ड हुआ होता है। who are also numerically very important. Such group were termed by the sociologist M. N. Srinivasan as dominant class। तो इन लोगों को क्या कहा है M. N. Srinivasan ने? डोमिनेट क्लास की। ये डोमिनेट करते हैं, इनके पास संपत्ति है, और ये उन लोगों के ऊपर डोमिनेट करते हैं, या उन लोगों के ऊपर अपने डिसीजंस को थोपते हैं जिनके पास जमीन या संपत्ति नहीं है। द इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म। अब जो लैंड रिफॉर्म किए गए थे उनका फर्क क्या पड़ा? लेट अस सी। colonial period. Many districts of colonial India were administered through the जमींदारा सिस्टम। आमतौर पे सभी जगह
ठीक है ना। और जमींदारा सिस्टम ही हमारे यहाँ पे क्या करता था, सारी लैंड होल्डिंग्स को या देश को या जिलों को मतलब कि चलाने का काम करता था। और जमींदारा में एक व्यक्ति को पूरे उसका मालिक बना दिया जाता था, फिर वो लैंड होल्डिंग्स को देखता था। इन अदर एरियाज देयर वर अंडर डिस्ट्रिक्ट ब्रिटिश रूल, और आमतौर पर कुछ जिलों में ब्रिटिश शासन होता था। ब्रिटिशर्स 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत यहाँ पे आए थे। 1757 बैटल ऑफ प्लासी के बाद वो यहाँ जम गए थे। 1857 की क्रांति पहला मतलब स्वतंत्रता का संग्राम था। फिर आप जानते हैं चीजें। ब्रिटिश रूल एंड व्हाट वाज कॉल्ड द रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। ठीक है ना, रैयत मीन्स कल्टीवेटर, तेलुगु में रैयत का मतलब क्या होता है, कल्टीवेटर। इंडिपेंडेंट इंडिया, अब आज़ाद भारत में क्या था, लैंड रिफॉर्म्स के प्रभाव। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन वाज द अबॉलिशन ऑफ, सबसे पहले यही किया गया कि जमींदारा को खत्म करो, इसकी वजह से समाज में बहुत ज़्यादा मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अमंग द अदर मेजर लैंड रिफॉर्म लॉज दैट वर इंट्रोड्यूस्ड वर द टीनेंसी अबॉलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। टीनेंसी क्या होता है, पट्टेदारी मजदूरी, या फिर मतलब कि जो किसी के यहाँ पे मजदूरी करता आ रहा है, फिर आगे उसका बच्चा करेगा, फिर उसका बच्चा, वो सब भी बैन हो गया। द थर्ड मेजर कैटेगरी ऑफ लैंड रिफॉर्म इज द लैंड सेलिंग एक्ट। लैंड सेलिंग एक्ट के अंदर क्या था, लैंड की मतलब कि मिनिमम जमीन को तय कर दिया कि एक व्यक्ति इतनी जमीन रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता। हालांकि देखो ये ठीक है, पर यहाँ पे क्या होता है कि जो एक परिवार के अंदर फिर क्या होगा, हर व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कर दी जाएगी जमीन, तो वो चीज। द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स सोशल कॉन्सिक्वेंस। ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 में भारत में आया था, शुरू किया गया था एम स्वामीनाथन के द्वारा। HYV सीड्स थे, इसमें भी कमियां थी। वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड बहुत महंगे होते थे, उन्हें फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती थी, वो सब चीजें। द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ द 1960s एंड 1970s ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंज इन द एरियाज वेयर इट टुक प्लेस। जहां पे ये हुए थे वहां पे तो बहुत परिवर्तन आया। द ग्रीन रेवोल्यूशन एज यू नो वाज अ गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑफ एग्रीकल्चर मॉडर्न। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन किस लिए लाया गया था, ताकि हम एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर सके। पर हमें देखो इसमें कमी क्या आती है, मेनली उन एरियाओं में क्या जो पहले से ही फर्टाइल थे, पहली कमी। दूसरी कमी क्या आती है, इसमें एक्सपेंसिव चीजें थी, HYV सीड्स या पेस्टिसाइड्स, या तो फिर अब एक गरीब किसान इसको खरीदेगा कैसे, वो तो वैसे ही सर्वाइवल नहीं मुश्किल से कर पा रहा है अपना, और फिर ऊपर से इतनी महंगी चीजें। अच्छा, फिर इसको इरिगेशन बढ़िया चाहिए, मशीनें चाहिए, अब वो मार्जिनल फार्मर कहाँ से लाए ये सब, तो इसका फायदा भी रिच फार्मर्स ने उठाया। It was largely funded by international agency that was based on providing high yielding variety of seed। ये हाइब्रिड सीड होते हैं, ठीक है ना, पर इनको पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनमें कीड़ा बहुत जल्दी लगता है। In most of the green revolution area, it was primarily the medium and large farmer who were able to benefit। मैंने आपको बताया क्योंकि उन्हीं के पास पैसा था, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी खरीद के इसका फायदा उठा लिया। दिस वॉज बिकॉज इनपुट्स वर एक्सपेंसिव एंड स्मॉल मार्जिनल फार्मर। मैंने आपको बताया फर्टिलाइजर, इरिगेशन, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड, ये सब महंगे हैं। मार्जिनल फार्मर इन्हें कहाँ से लाएगा, तो फायदा किसने उठाया, बड़े किसानों ने उठाया। अच्छा, फिर ये लॉन्च भी उन एरियाओं में किया गया जहाँ की जमीन पहले ही बहुत फर्टाइल है। अरे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वहां करते ना स्टार्टिंग में, जहाँ पे पुअर्टी बहुत ज्यादा है। ओडिशा, एज अ लार्ज फार्मर टू परचेज दीज इनपुट्स। द अल्टीमेट आउटकम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इससे क्या हुआ, और अमीर और गरीब के बीच का अंतर क्या हुआ, बढ़ गया। अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया। Following the first phase of the green revolution, the second phase is currently being introduced in the dry and semi-arid region। दूसरा जो फेज था वो इस रीजन में, पर पहले फेज के तहत अमीर जो रिच फार्मर थे वो बहुत ज्यादा रिचर हो चुके थे, अब पुअर फार्मर की स्थिति और ज्यादा पुअर थी। अब दूसरे फेज में ग्रीन रेवोल्यूशन को ड्राई एंड सेमी एरिड रीजन में ऑफ इंडिया के इसे किया गया। Another negative outcome of the green revolution strategy was the worsening of regional inequalities। मैंने आपको बताया क्योंकि जिन रीजन में तमिलनाडु, आंध्र, पंजाब, हरियाणा में वहां पे लागू किया गया, वहां के किसानों ने तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट उठाया। और दूसरी बात यहाँ पे माइंड में याद रखने वाली है, वहां की जमीनें भी फर्टाइल है। अब उन इलाकों में करो ना जहाँ पे जमीनें फर्टाइल नहीं है, जहाँ पे किसान पुअर है, जिसके पास पैसा नहीं है, चाहे उसे सब्सिडाइज रेट पे दे के ही करवाओ, तभी तो बेनिफिट पहुंचेगा ना। अमीर को अमीर बनाने के लिए किया जा रहा है। The areas that underwent his technological transformation become more developed while other areas are stagnant। तो जहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी थी, लोगों के पास पैसा था, वहां पे तो डेवलपमेंट और ज्यादा तेज हुआ। पर जहाँ पे लोग मतलब मार्जिनल फार्मर थे या पुअर फार्मर थे, वहां पे स्थिति और ज्यादा क्या हो गई, खराब हो गई, मतलब स्टैग्नेंट रही, वहां पे तरक्की नहीं हो पाई।
In the view of negative environmental and social impact of modern method of cultivation that have been observed, a number of scientists as well as farmer started movement. तो फिर इसके लिए बहुत सारे आंदोलन भी चलाए गए कि भाई गरीब किसान का भी डेवलपमेंट करो। और आप देखो इंडिया में 58.9% किसान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खेती पे हैं। और अब ये किसान बिल के लिए इतना ज्यादा वो भी हुआ इंडिया में विरोध, पर क्या हम सही मायने में उन पे ध्यान देते हैं जो इस देश को चलाने वाले हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हम अगर देखें एग्रीकल्चर का देश की जीडीपी में 12.5% के आसपास कंट्रीब्यूशन है। अब 12.5% और पॉपुलेशन 58.9%, तो फिर ये डिपेंडेंसी बढ़ जाती है कि भाई इस सेक्टर का डेवलपमेंट करे तो करे कैसे। अब लोन माफ करें तो मुसीबत, क्यों? क्योंकि उसका पैसा फिर आम जनता के टैक्सेस से भरा जाएगा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। मूवमेंट नाउ सजेस्ट अ रिटर्न ऑफ ट्रेडिशनल एंड स्टार्टेड टू यूज ऑर्गेनिक सीड्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़िया है, पर इसके अंदर अपनी कमियां हैं कि इसकी फूड लाइफ क्या होती है, शॉर्ट होती है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में लेस एम्प्लॉयमेंट है, इसका स्ट्रक्चर सही से अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद हमारे समाज में क्या परिवर्तन आया ग्रामीण समाज में, वो देखना है। एंड इंक्रीज इन द यूज ऑफ एग्रीकल्चर लेबर एज कल्टीवेशन बिकम मोर इंटेंसिव। क्यों? क्योंकि हमने लेबर इंटेंसिव टेक्निक को अपनाया था, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा थी। हम यहाँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक खेतों में नहीं यूज करते थे उस वक्त, क्योंकि हमारे यहाँ मशीनें या ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। आज तो मशीनें यूज होती हैं। अ शिफ्ट फ्रॉम पेमेंट इन काइंड ग्रेन। अब पहले क्या होता था कि काम करवाया खेत में और फसल उसको दे दिया, गेहूं दे दिए, पर अब पैसा दिया जाने लगा। अ लूजिंग ऑफ ट्रेडिशनल बॉन्ड्स और हेरिडेटरी रिलेशनशिप बिटवीन फार्मर। अब वो मैंने आपको बताया ना कि उसका बच्चा उसके यहाँ काम करेगा, फिर आने वाली जनरेशन, फिर आने वाली, वो खत्म होगी, बंधुआ मजदूरी खत्म हो गई। अब आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, वी आर फ्री टू डू। और आर्टिकल 19 में जो 6 फ्रीडम है उसमें से एक क्या कहा गया? फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। हम अपनी मर्जी से अपना कार्य चुन सकते हैं, तो कोई बाध्य नहीं कर सकता। आर्टिकल, और अगर फोर्सफुली लेबर कराई भी जाएगी तो वो आर्टिकल 23 के तहत हो जाएगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर उस सब में आ जाएगी। और आर्टिकल 24 में 6 से 14 साल तक के बच्चों से हम कम नहीं करवा सकते काम। एंड द राइज, क्योंकि आर्टिकल 21 के में उन्हें राइट टू एजुकेशन के तहत मैंडेटरी एजुकेशन दी गई है। एंड द राइज और फंडामेंटल ड्यूटीज भी है 11 में से, उनमें से भी एक में डालना। एंड द राइज ऑफ अ क्लास ऑफ फ्री लेबरर्स। तो यहाँ पे मजदूर क्या थे? फ्री थे, वो अपनी मनमर्जी से कार्य करने के लिए। Circulation of labor. Another significant change in rural society that is linked to the commercialization of agriculture has been the growth of migrant agricultural laborer. अब लोग सबको पता ही है कि खेती इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है, या गांव में जो एग्रीकल्चर की अपॉर्चुनिटीज हैं वो कम है, तो फिर लोग रूरल सेक्टर में काम करना क्यों पसंद करेंगे जब उन्हें पता है कि अपॉर्चुनिटीज सारी कहाँ है? अर्बन एरियाज में। पर हमें यहाँ पे ये भी समझना है, जो गाँव के फिर पुअर जब अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट करते हैं ना, तो जो गाँव की पुअरिटी होती है वो भी अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो अर्बन एरियाज में फिर इन्फ्लेशन आने लगता है, चीजों के रेट बढ़ने लगते हैं, दबाव वहां पे बढ़ता है। रूरल एरिया में डिफ्लेशन हो जाता है, क्योंकि वहां पे मांग घट जाती है। आप आज देख लो अर्बन सिटीज में कितना ज्यादा प्रेशर है। द लार्ज स्केल सर्कुलेशन ऑफ लेबर हैड सेवरल सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन रूरल सोसाइटी, ठीक है ना, इन बोथ द रिसीविंग एंड द सप्लाइंग रीजन। जहां पे मतलब कि जो ये सर्कुलेट हो रही है लेबर एक जगह से दूसरी जगह, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। एक रीजन का दबाव बढ़ता है, दूसरे का घटता है। For instance, in poor area where male families member spend much of the years working outside of their village। और आमतौर पर कुछ जगह तो ऐसा होता है सालों दर साल वो अपने परिवार से क्या होते हैं? दूर होते हैं और शहरों में मजदूरी कर रहे होते हैं। कल्टीवेशन हैज बिकम प्राइमरली अ फीमेल आज। तो खेती, जो अगर थोड़ी बहुत जमीन उनके पास है तो वो उस पे काम कौन करता है? घर की महिलाएं करती हैं। इमर्जिंग एज द मेन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। और यही उनके लिए क्या है? उधर से मजदूरी और इधर से ये क्या नाम, खेती की कमाई, इसी से ही वो अपना गुजारा करते हैं। और इसी को ही फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं। फेमिनाइजेशन क्या होता है? मीन टू से कि प्रमोशन ऑफ फीमेल्स इन दी जॉब अपॉर्चुनिटीज और वर्क्स, ठीक है ना, और गिविंग देम इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी। तो एग्रीकल्चर में अब वो काम कर रही हैं, तो दिस इज कॉल्ड फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड रूरल सोसाइटी। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के तहत इंडिया में हुआ था। The policy of liberalization that India has been following since the last 1980s have had a very significant impact of agriculture and rural society। इसका बहुत प्रभाव पड़ा हमारी एग्रीकल्चर और रूरल सोसाइटी पे। अगर आप देखोगे इस पॉलिसी में एग्रीकल्चर की बात नहीं की गई थी, ना उसको प्रमोशन की। तो यही परिणाम है कि 1991 के बाद से कंटिन्यूअस हमारा एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो क्या होता जा रहा है? देश की जीडीपी में घटता जा रहा है।
Another and more widespread aspect of the globalization of agriculture is the entry of multinational into the sector as seller of agriculture inputs such as seeds, pesticides and fertilizers. इनकी वजह से भी क्या हुआ है, हमारा एग्रीकल्चर एक्सपेंसिव होता जा रहा है, मार्जिनल और पुअर फार्मर उनको सर्वाइव या उनको खरीद नहीं पा रहा है, तो फिर प्रॉब्लम हो रही है। और जबकि डेवलपमेंट उसका होना चाहिए और डेवलपमेंट हो रहा है कुछ लोगों का, सिर्फ रिच लोगों का। The pattern of the farmers' suicide point to the significant crisis that the rural areas agriculture for many is becoming unattainable। और आज आप देख लो इंडिया में हर साल कितने हजार किसान फांसी लगा लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि दे आर नॉट एबल टू रीपे देयर लोन्स और फर्दर एक्सपेंडिचर्स, या वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, जो मार्जिनल और पुअर फार्मर्स है। आप ये डाटा एक बार देखिएगा इंटरनेट पे। स्टेट सपोर्ट ऑफ और एग्रीकल्चर हैज डिक्लाइंड सब्सिक्वेंटली, और गवर्नमेंट भी इस पे क्या करती है, इतना ध्यान नहीं देती। हालांकि अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में देखें, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, पर इतनी ज्यादा डिस्गाइज्ड या डिपेंडेंसी होने के कारण हम एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बता देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये चैप्टर नंबर 12 है इसी का ही, और बुक 2 के हिसाब से चैप्टर 5 है, ये भी बहुत जल्द वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो और अगर कोई पॉइंट रह गया तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, उसको फिर डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।